अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम मॉन्की पॉक्स के हवाले से बात करें। गुज़िश्ता कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं, और अगर हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो 5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हुए हमें नज़र आए हैं। इसी की वजह से जो है वो सर्विलेंस और क्वारंटीन के कुछ इकदामात किए गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे आखिर मॉन्की पॉक्स है क्या, और इसमें जो है वो ये किस हद तक जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या क्या मेडिसिन्स जो हैं वो हमें लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंतज़ामिया के हवाले से कि अगर अल्लाह ना करे कुछ केसेस में इजाफा होता है तो क्या हमारे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मॉन्की पॉक्स की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा आखिर मॉन्की पॉक्स है क्या, और इसका जो है ये दुनिया में कब आया? जी बिल्कुल, जहाँ तक मॉन्की पॉक्स का ताल्लुक है तो ये एक वायरल डिज़ीज़ है। ये ख़ास किस्म का मॉन्की पॉक्स वायरस होता है, उसकी वजह से ये फैलती है। अब पहले तो ये जानवरों की डिज़ीज़ थी, एनिमल्स की डिज़ीज़ थी। फिर ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुई साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और फिर अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। अब आप अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका नाम मॉन्की पॉक्स क्यों है? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले 1958 इसको आइडेंटिफाई किया गया, और ये जो आइडेंटिफाई की गई ये एक रिसर्च के लिए मंकी रखे गए थे, उनमें ये डिज़ीज़ आइडेंटिफाई हुई। इस वजह से फिर इसका नाम मॉन्की पॉक्स रख दिया। यानी कि 1958 में जो पहली डिज़ीज़ आइडेंटिफाई हुई, जो तशख़ीस हुई, वो एक लेबॉर्ट्री के मंकीज़ थे जो तजर्बात के लिए रखे गए थे। इस वजह से इसको हम मॉन्की पॉक्स कहते हैं। ये डेनमार्क की बात है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफ़र हुआ? ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ 1970 में, सबसे पहले कॉन्गो में ये ट्रांसफ़र हुआ, तो ये ह्यूमन में ये आना शुरू हो गई डिज़ीज़। तो ये फिर ज़्यादा सस्पिशियस यही है कि ये मंकीज़ में थी, और लेकिन जब मज़ीद रिसर्च की गई तो इसका जो सोर्स निकला वो रैट्स थे और गुलहरी थी। रैट्स और गुलहरी की वजह से ये ट्रांसमिशन हुई। अच्छा, तो अगर हम इनके पहले केस की बात करें तो ये पहला केस कब और कहाँ पे रिपोर्ट हुआ? पहला केस 1970 में, 1970 में तकरीबन ये कॉन्गो में रिपोर्ट हुआ था पहला केस। तो अब ये अंदाज़ा लगा लें कि इसको तकरीबन कोई 55 साल इस बीमारी को हो चुके हैं। यानी 55 साल पहले ये ह्यूमन में सबसे पहले हुई थी, तो अब तकरीबन 55 साल हो गए इस बीमारी को। अच्छा, मुझे बताएं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब ये फैलता भी है? जी बिल्कुल, अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। अब जो डिज़ीज़ मौजूद है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। पहले ये था कि मोस्टली ये जिस कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में थी 2022 से पहले, ये सिर्फ अफ्रीकन कंट्री में थी। 2022 के बाद ये फिर एशिया, यूरोप में आ गई। फिर WHO ने इसको थ्रेट करार दिया और कहा कि अब ये दुनिया में फैल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये कैसे आया? क्या इसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, या जिन लोगों को ये डायग्नोज हुआ है क्या उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो पहला केस मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मार्च 2023 में आया, अच्छा। और जिस शख्स में ये आइडेंटिफाई हुआ वो सऊदी अरब से आया था। यानी पहला केस पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, सऊदी अरब से शख्स आया, उसमें अलामतें अपीयर हुई। फिर इस्लामाबाद में एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है इसका, वहाँ पर इसकी तशख़ीस हुई। तो इस वजह से ये पाकिस्तानी ओरिजिन नहीं हुआ, ये सऊदी अरब से पाकिस्तान में आया। उसके बाद फिर ये ज़ाहिर बात है ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता गया। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं 2023 में अगर ये आया था तो उसमें ये कितनी इसकी सीवियरिटी थी? क्या ये फैला था या कंट्रोल हो गया था? नहीं, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने काफ़ी इसके इंतज़ामात किए थे जिसकी वजह से ये फैला नहीं, ये तकरीबन ठीक ही रहा। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है हालात बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं, कोई इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। ज़ाहिर बात इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट पहले ही प्रिवेंटिव मेजर ले लेती है। एक केस ही हो, अब ज़ाहिर बात है एक केस ही आता है तो उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर स्टार्ट हो जाते हैं, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, ख़ास किस्म के वार्ड बने हुए हैं, फैमिली से अलग कर दिया जाता है, फिर फैमिली की ट्रेसिंग की जाती है, फिर फैमिली में देखा जाता है कि किसी को हुआ तो नहीं, अगर खुदा न खास्ता किसी को होता है तो उसी वक्त सेपरेट किया जाता है। क्यों? अच्छा, मुझे बताएं ये किस हद तक ख़तरनाक है? ख़तरनाक हद डिपेंड करता है कि उसका इम्यून स्टेटस क्या है। अगर ये बच्चे में हुआ है या बूढ़े शख्स में हुआ है या प्रेग्नेंट फीमेल में हुआ है, यानी कि जो हामला ख़वातीन हैं उनमें तो ये बहुत नुकसानदेह और जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर ये किसी तंदुरुस्त जवान शख्स में हुआ है
तो फिर ये बहुत कम चांसेस है कि ये उसमें कोई पेचीदगी पैदा कर सके। और मोस्टली जो यंग पेशेंट होते हैं, हमें कोई ज़्यादा उनको अद्वियात भी नहीं देनी पड़ती, सिर्फ उसको आइसोलेट करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और मैक्सिमम अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इसके अभी मज़ीद फैलने के चांसेस हैं या ये कंट्रोल हो जाएगा इस दफ़ा? ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अगर हम इसको सीरियस डिजीज़ लेंगे, आपने देखा होगा कि कोविड पूरी दुनिया में फैला, बिल्कुल ऐसे ही है। और मिलियंस डेथ हुई। अमेरिका जैसे मुल्क में भी मिलियंस लोग खाल के हकीकी को जा मिले, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कंट्रोल रहा। पाकिस्तान में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई और ये हमारी खुशकिस्मती थी। तो अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम अवेयरनेस जिस तरह आप कर रही हैं, ये एक आइडियल तरीका है कि सोशल मीडिया और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करे, उनको बताए कि ये मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। खुदा ना खास्ता किसी फैमिली में किसी शख्स को मंकी पॉक्स हो जाए तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है, तो फिर ये बिल्कुल नहीं फैल सकता। ज़ाहिर बात है, अगर आप एक शख्स को आइसोलेट ही कर देंगे, उसको सोसाइटी से इन टच नहीं करेंगे और वो एक अलहदा कमरे में रहेगा, और जब बीमारी ठीक हो जाएगी, फैलने का ख़दशा ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको फिर मिल सकता है, हर एक के साथ मिल सकता है। अच्छा, हम बात करते हैं अगर कि दूसरे ममालिक ने इस पर कैसे कंट्रोल किया, तो क्या वो इक़दाम पाकिस्तान में होंगे और वो काफ़ी हैं? जहाँ तक दूसरे मुल्कों की बात है, तो ज़्यादा देर तो ये अफ्रीका में रहा है। 2022 तक तो ये अफ्रीका से बाहर नहीं निकला। 2022 के बाद फिर ये मुख्तलिफ एशिया में, यूरोप में और इस तरह सारे मुल्कों में आना शुरू हो गया। तो इस वजह से लोगों ने अभी तक, सारे कंट्रीज़ ने इसको काबू पाया ही हुआ है। कोई इतनी ज़्यादा आउटब्रेक नहीं हुई कि हम देखें कि बहुत ज़्यादा जिस तरह कोविड में डेथ हुई थी और पूरी दुनिया को बंद करना पड़ा था, इस तरह की सिचुएशन इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है और ये इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितनी तेज़ी से कोविड फैलता था। ठीक है। और दूसरा, लोग अब बड़े सेंसिटाइज हो चुके हैं। अब कोविड की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया, उन्हें पता लग गया है कि बीमारी से कैसे बचना है। कोविड ने बहुत चीज़ें सिखा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोहा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद मंकी पॉक्स की अलामात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि अगर हम मंकी पॉक्स की अलामात के बारे में बात करें तो इसकी इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? मंकी पॉक्स के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो सब वेग से होते हैं। बुखार होता है, सर दर्द, जिस्म दर्द। उस बुखार के साथ अगर जिस्म पर कहीं रैश है, ज़्यादातर फेस पर, हाथों पे या पाँव पे या आपके कहीं प्राइवेट पार्ट्स पे रैश है, या दाने निकल रहे हैं या पानी वाले दाने निकल रहे हैं जिसको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं, या आपके बगल में या ग्रॉइन रीजन में अगर आपके गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं जिनको ग्लैंड का फूलना कहते हैं, तो आपको फ़ौरन से अपने किसी करीबी डॉक्टर से आपको मशवरा लेना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके बर वक्त तशख़ीस जो है और बाद में आइसोलेशन पीरियड है वो इसका जो डिज़ीज़ पैन है उसको भी बहुत कम करता है। और ये बहुत सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है और 2 से 4 हफ्तों के दरमियान पेशेंट बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, अनलेस कोई कॉमॉर्बिडिटी ना हो, बच्चे ना हो, बूढ़े ना हो, हामला ख़वातीन ना हो, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मंकी पॉक्स अगर हम बात करें तो ये चिकन पॉक्स से कितना मुख्तलिफ है? चिकन पॉक्स से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये जो इनकी सारी लेयर्स होती हैं ना वो एक जैसी होती हैं, एक दो, ठीक है। और इसके साथ जो इसका पेनफुल काफ़ी रैश होता है साथ में, उसके साथ में लिम्फेडिनोपैथी होती है जिसको मैंने आपको ना ग्लैंड्स का फूलना, चिकन पॉक्स में ये चीज़ इतनी नहीं आती, तो इसमें ज़्यादा ये ग्लैंड्स का फूलना आता है जो कि इसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है। बाकी जो इसका आगे टेस्ट कन्फर्मेशन करवाते हैं वो फिर ज़्यादा अगली हद तक हमें बताता है कि ये जो है मंकी पॉक्स ही है। अच्छा, अगर हम टेस्ट की बात करें तो इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, इस वायरस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट मौजूद है? जो हमारे पास अभी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसको डायग्नोस करने के लिए वो PCR है, जो कि वायरस के DNA को डिटेक्ट करता है। वो जो स्किन की लीजन्स होती हैं या फ्लूइड होता है वहाँ से हमने सैंपल टेस्ट लेना होता है और फिर हम लैब में भिजवाते हैं। 3 to 4 days डिपेंडिंग ऑन द लैब, कौन सी लैब में भेजा है, तो रिजल्ट आ जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड है, PCR पॉजिटिव है, सिंगल PCR पॉजिटिव है, तो वो इट शुड बी इनफ टू डायग्नोस मंकी पॉक्स। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं मौजूद? नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट कोई मौजूद नहीं है, जस्ट PCR कन्फर्मेशन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। बाकी क्लिनिकल डायग्नोसिस जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आ रही हैं। तो मुझे बताएं कि इसकी बात करें हम मेडिसिन की, तो किस किस्म की जो है वो मेडिसिन, क्या उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करती है मेडिसिन, या फिर इसकी एक ही मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं?
ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो आम तौर पर जो बीमारियाँ, जैसे कोविड आया था ना, हमने देखा था कि कोविड की बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। कईयों को जैसे सिंपल नज़ला ज़ुकाम हुआ और वो ठीक भी हो गए, और नॉन स्पेसिफिक से उन्होंने सिर्फ बुखार की दवाई ली और थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम के लिए ठीक है। ये भी ऐसी ही इलनेस है जो कि पेशेंट, मैंने पहले भी बताया, बच्चे, बूढ़े, हामला ख़वातीन और जो पहले से ही जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उनमें बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है। उनमें हमने फिर एंटीवायरल भी देनी है और बहुत सारा अग्रेसिव ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट करना है। जो बाकी हैं, आप जो यंग एज पेशेंट हैं, उनमें सिंपल बुखार हो रहा है, रैश है, उनमें हमने सिर्फ उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। बुखार की दवाई देनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, उनकी पेन को रिलीफ करना है, जस्ट दैट्स इट्स। और उनको आइसोलेट करना है पेशेंट को। उनके जो ब्लिस्टर्स हैं और उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ये जस्ट सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, जैसे कोविड एयरबोर्न डिजीज़ थी ना, ये एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है। आपने उनके इन्फेक्टेड टॉवल नहीं यूज़ करने, कपड़े यूज़ नहीं करने उनके, और बेडिंग शेयर नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है? इसकी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन करंटली अभी इधर हमारे सेटअप में अवेलेबल नहीं है, और आमतौर पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो ज़्यादा पहले से कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, उनको वैसे रिकमेंडेड है, गाइडलाइंस में है कि वो वैक्सीनेशन करवा लें, प्रायर टू इलनेस करवा लें लाजमी, लेकिन हमारे इधर अवेलेबल नहीं है। तो कोई चांसेस हैं कि कब तक हमें अवेलेबल होगी? लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपने देखा कि अभी काफ़ी केसेस भी आ रहे हैं, तो अभी ना ये हमने पुट अप भी किया है आगे अपना केस के ना, जो ज़्यादा रिजर्विंग भी केसेस हैं उनके लिए ना वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाएं। तो एमएस साहब ने भी बात की है, चल देखें कितनी जल्दी प्रोग्रेस होती है इस मामले में। अच्छा, मुझे बताएं, हमने अभी बात की है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसमें ज़्यादा, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक 4 इसमें फ़ीमेल्स हैं, तो फ़ीमेल्स तो बाहर ऐसे जाती भी नहीं है, तो इसमें क्या वजह है कि इसमें 4 जो है वो पेशेंट्स फ़ीमेल हैं? अच्छा, ये ना इसको डिज़ीज़ को ना एक ना स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना, फीमेल ना मेल, इसका कोई नहीं है, ना कम्युनिटी में कोई नहीं है डिज़ीज़। ये है कि या तो उनका कोई कांटेक्ट हुआ है, लाजमी नहीं आते, या मेल बाहर से जाते हैं, बाहर से उनका ही कांटेक्ट है और वो घर में आते हैं, और फीमेल्स उनके साथ घर में उनका क्लोज कांटेक्ट है, ठीक है। आपका किसी भी फ्लूइड से, किसी भी उनके स्क्रीन स्क्रैप से थोड़ा सा भी क्लोज कांटेक्ट हो गया तो आप उससे एक्सपोज हो गए हो, और आपको 7 to 21 डेज़ के लिए आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए। आजकल ये अब फीवर है और अनयूजुअल रैश है, हम लोग हर किसी को यही तजवीज़ कर रहे हैं कि फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाएं, अनटिल एंड अनलेस प्रूवर अदरवाइज़। वो मंकी पॉक्स ही हम कह रहे हैं, अनटिल एंड अदर प्रूवर अदरवाइज़, इसलिए लाजमी चेक करवाएं। तो फीमेल्स का ज़्यादा ये है कि फ़ीमेल्स बताती नहीं है रैश इज समथिंग कि लोग ना कहते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ ये आ गई है, और वो चेक नहीं करवाते कि हम एक ना वो कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है, और वो कहते हैं कि पता नहीं स्टिग्मेटाइज एक चीज़ को कर देते हैं कि हम, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करता है ना ज़्यादातर, कभी फेस या हैंड पे आ जाएंगे, पाँवों पे आ जाएंगे, लेकिन कभी सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स पे आएंगे, तो वो ना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते, पेशेंट बताते नहीं हैं अपना। डॉक्टर्स को भी आएंगे ना, बस फीवर का बताएंगे, ये बताएंगे ये नहीं कि हमारे रैश हैं, ब्लिस्टर्स हैं या दाने निकल रहे हैं हमारे ना। तो फिर जब वो कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं पेशेंट, तो जब हमारे पास आते हैं एक बेहोशी तारी हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन तक इन्फेक्शन चला जाता है, निमोनिया हो जाता है, एनकेफ्लाइटिस हो जाता है, फिर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, फिर वो उनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। अच्छा, मुझे बताएं, इसमें डेथ की जो रेशो है वो कितनी हो सकती है? डेथ की रेशो तो इनकी ना बहुत कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जो है ना 5 to 10% है, और जो पेशेंट जो है बिल्कुल हेल्दी है, बट अगर तो आप उनको टाइमली डायग्नोज नहीं हो करेंगे, आइसोलेट नहीं करेंगे, जो सिम्टोमेटिकली ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसकी जो डेथ रेशो मोर्टेलिटी है ना 70 to 80% है, क्योंकि फिर वंस द कॉम्प्लिकेशन डेवलप, उसको फिर जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपने एलर्जी की बात की, तो हमें सिंपल सी अगर एलर्जी भी होती है तो मोस्टली मैं भी अगर अपनी बात करूं तो हम उस तरीके से उसको बॉदर नहीं करते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये माइनर सी एलर्जी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये एलर्जी बाकी एलर्जी से कैसे, मतलब अगर हम इसकी बात करें? मुख्तलिफ ऐसे है कि ये जो रैश डेवलप होगा ना वो पेनफुल होगा। अब एलर्जी कोई भी होती है ना, खारिश होगी, रेडनेस होगी, आपको पेन नहीं होगी, लेकिन इसकी रैश भी अगर कोई हो ना, रेडनेस हुई है या थोड़ी सी आपको लग रहा है कि जिसको हम कहते हैं कि तप्पड़ से बन गए हैं, हम मरीज आके बताते हैं, या इस तरह का होगा, या दाने निकल रहे हैं, या छोटे छोटे पानी वाले ब्लिस्टर जिसको हम कहते हैं वो निकलेंगे, और ये काफ़ी पेनफुल होंगे, बहुत पेनफुल होंगे ये लाजमी। और इनके जो स्पेसिफिक 3-4 रीजन्स हैं, फेस है, हैंड्स हैं, फुट हैं और प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर इन पे आ रहा है ना स्पेसिफिकली, तो और फीवर है साथ में, तो लाजमी चेकआउट करवाना है आपने।
अच्छा, इसकी अगर पेशेंट्स की बात करें तो कितनी देर में जो है रिकवरी हो जाती है? 2 to 4 वीक्स, विद इन 2 to 4 वीक्स सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है, आइसोलेट करना है पेशेंट को, हाइड्रेशन अच्छी करनी है और डाइट अच्छी करनी है, पेशेंट विल बी गुड टू गो होम। अच्छा, किस किस्म की डाइट की बात कर सकते हैं हम इसमें? डाइट में इसमें लिक्विड डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिक्विड डाइट में आपने कुछ भी जूसेस वगैरह, सूप है, यखनी है आजकल वो भी, और साथ में इनटेक अच्छा रखना है पेशेंट का। बाकी अगर पेशेंट इतना ओरली नहीं भी ले रहा तो हम आईवी फ्लूइड्स भी काफ़ी पेशेंट को इधर दे सकते हैं। लेकिन यह है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, अगर अर्ली प्रेजेंटेशन हो जाती है तो पेशेंट काफ़ी वो इतना होता ही नहीं है, पेशेंट क्रिटिकल के पेशेंट को ना ओरली इनटेक ले ही ना रहा हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज करते हैं कि अंडे लें, सब फल लें, सब्जियां लें और सारे। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे अब ये एलर्जी चिकन पॉक्स पे जब हम निकलते हैं तो हमारे निशान छोड़ जाते हैं बॉडी पे, तो इसके भी निशान होते हैं और वो कितनी देर में रिकवर हो जाते हैं? इसका वही मैंने बताया कि अगर तो ये आप टाइमली नहीं आएंगे और डायग्नोज नहीं करेंगे और रैश वर्सन होगा, ब्लिस्टर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वो डीपन होंगे और फिर वो स्कार छोड़ जाएंगे, ठीक है। अगर तो आप टाइमली आ जाएंगे, क्योंकि टाइमली आ जाएंगे, कंट्रोल्ड हो जाएगी डिजीज़, तो उसके कोई मार्क्स नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। लेकिन अगर मार्क्स छोड़ जाते हैं तो वो रिकवर हो सकते हैं या नहीं होंगे? रिकवर हो सकते हैं, वो तो डर्माटोलॉजी और एस्थेटिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा इन है और वो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स आए हुए हैं, तो वो तो स्कारिंग तो चले जाती है, वो कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी, तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास आइसोलेशन वार्ड मौजूद है, अगर कोई मंकी पॉक्स के केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उसको किस तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले जो हमारा मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट होता है और हमारी क्लिनिकल टीम जो है वो अगर सस्पेक्ट करती है कि ये मंकी पॉक्स का पेशेंट हो सकता है जो उसकी अलामात के अकॉर्डिंग, तो फौरी तौर पर उसको असेस करके उसको फिर हम सेपरेट आइसोलेशन वार्ड है उसमें मुंतकिल कर देते हैं, जहाँ पे उसकी निगहदाश्त के लिए तमाम ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग टीम मौजूद है जो 24/7 उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और उसके साथ साथ उसके जो तमाम नेसेसरी टेस्ट, लैब टेस्ट होते हैं और जो सर्टन दूसरे एक्सरेज और जो डायग्नोस्टिक्स होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। और जब टेस्ट के बाद पेशेंट कंफर्म हो जाता है कि वो मंकी पॉक्स है तो तमाम जो हिफाजती तदाबीर SOPs जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, पेशेंट की भरपूर निगहदाश्त की जाती है, राउंड्स होते हैं, उनके वाइटल्स लिए जाते हैं। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि तमाम किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर साया अलाइड हॉस्पिटल 1 में मौजूद हैं। यहाँ पे इस मर्ज़ के लिए निगहदाश्त, वार्ड, HR और तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और उसको तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाती हैं। इसके लिए जितने फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और जितनी भी लॉजिस्टिक्स हैं वो पेशेंट्स को भरपूर फराहम की जाती है। मुझे बताइएगा कि अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, किसी पेशेंट को डायग्नोज हो चुका है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए यहाँ पे आके? पेशेंट जब डायग्नोज हो जाता है कि ये मंकी पॉक्स है तो उसको फिर हम आइसोलेशन जो हमने वार्ड बनाया है उसमें हमारे 20 बेड्स हैं, वहाँ पे उस पेशेंट को हम सेपरेट रूम में ट्रीट करते हैं और जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं उसको काउंसल करते हैं कि अब आपने इस पेशेंट के साथ कैसे रब्ता रखना है और आपने अगर मिलना है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अपने ऊपर जो है वो वियर करके उसके बाद प्रॉपर जो है पेशेंट को अटेंड करना है। इसी तरह जो हमारा स्टाफ है जो उन पेशेंट्स की लुक आफ्टर करता है वो भी भरपूर जो इक्विपमेंट्स हैं, प्रोटेक्टिव जो ग्लव्स हैं और जितने भी वियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डाल के फिर पेशेंट के साथ प्रॉपरली जाके उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे पास बेड्स की अगर हम बात करें तो सफिशेंट है कि अगर इन केस कोई केसेस में इजाफा होता है तो हम उसको ईजिली कर लेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स जो आए हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और इसके साथ साथ ये है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे पास एनफ स्पेस मौजूद है। हमारे पास 2 आइसोलेशन वार्ड्स हैं और उसमें हमारे पास 40 बेड्स हैं और पेशेंट्स के लिए एनफ स्पेस अवेलेबल है अलाइड 1 हॉस्पिटल में। और मेडिसिन भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, मेडिसिन भी
और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं और 24/7 हमारे जो डॉक्टर्स, जो नर्सिस और जो पैरामेडिक्स वहाँ पे ड्यूटीज़ करते हैं वो भी 24/7 मौजूद होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आप पैरामेडिक स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब इस कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाती हैं कि ये लोग उन पेशेंट से जो है वो बचे रहें, इनको वो वायरस जो है इफेक्ट ना करे? जी देखिए, जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल हैं, वो वियर करके जब आप पेशेंट के साथ आप उनको एग्ज़ामिन करते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा से दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ नहीं करते। इस तरह से वो डिज़ीज़ दूसरे पेशेंट्स को स्प्रेड भी नहीं करती। और हमने यहाँ पे जो अपना स्टाफ ट्रेंड किया है वो हमने इसी डिज़ीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको तमाम ट्रेनिंग मुहैया की है कि ताकि किसी किस्म की उसमें नेग्लिजेंसी ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताएं टेस्ट का क्या प्रोसीजर है इसके? जी देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, वहाँ पे सबसे पहले उसको असेस किया जाता है। जब असेसमेंट हो जाती है कि ये सस्पेक्टेड केस हो सकता है मंकी पॉक्स का, उसके बाद फिर उस पेशेंट के जो लैब टेस्ट हैं, सबसे पहले लेबॉर्ट्री के टेस्ट किए जाते हैं और उस पेशेंट के साथ जो है वो स्पेसिफ़िक जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जो लैब है वहाँ से उसका पीसीआर कराया जाता है। उसके बाद पेशेंट के जितने भी क्लिनिशियन टेस्ट लिखता है कि अगर कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और इन तमाम टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट जब डायग्नोज और कंफर्म केस मंकी पॉक्स का डिक्लेयर हो जाता है तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट की मुहैया करदा SOPs हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मैनेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इसी पर मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि मंकी पॉक्स किस हद तक ख़तरनाक है? देखें जी, मंकी पॉक्स जो है ना वो बहुत ख़तरनाक नहीं है। ये बीमारी तकरीबन कोई 2 से 3% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये पेचीदगी इख्तियार करती है। वैसे इस बीमारी के अंदर बुखार होता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। मरीज़ अपने आप को लेथार्जिक फ़ील करता है, जिस्म टूटता है और मरीज़ समझता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिस तरह आपने कई दफ़ा देखा होगा कि इंसान थका थका महसूस करता है और जिस्म में हरारत होती है, काम करने को दिल नहीं चाहता। इसको हम कहते हैं कि लेथार्जी होती है। और कुछ दिन के बाद वो महसूस करता है कि बुखार जो है वो कदरे बढ़ गया है और फिर ऐसा होता है कि इन लोगों को ना एक रैश आ जाता है, कोई ऐसा स्किन के ऊपर धब्बा पड़ जाता है जो अनयूजुअल होता है और ज़्यादातर ये बाजुओं पे होता है और चेहरे पे भी आ सकता है, छाती पे भी आ सकता है और फिर मरीज़ को परेशानी होती है कि ये कोई अनयूजुअल चीज़ है, ये आम बुखार नहीं है। और फिर उसके बाद ये होता है कि अगर वक्त पे पहुंच जाए डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको देख ले और तशख़ीस करने की कोशिश करे तो फिर तो शायद डायग्नोसिस हो जाए। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, डॉक्टर के पास नहीं आते और ख़ुद ही समझते हैं कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो फिर ये होता है कि कुछ गदूद हैं हमारे जो गर्दन के साथ होते हैं और या जबड़े के नीचे होते हैं, बगलों में होते हैं, तो ये गदूद थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद मरीज़ को परेशानी होती है। तो अक्सर हमारे मरीज़ जो है ना वो या तो रैश के वक्त आते हैं और या जब ये गदूद बढ़ जाते हैं और निकाहत बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में जब हमारे पास आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो मैंने देखा है पिछले कोई 2-3 हफ्ते में, और मैं बहुत मुतासर हुआ, बल्कि मैंने अपने सारे डॉक्टरों को शाबाश दी कि इनका जो है ना, उसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, कि उनका जो शायबा उनको है ना, जो शुबा होता है बीमारी का कि ये ना हो, वो बहुत हाई था। और इन्होंने उनको फ़ौरन ऑब्जर्वेशन में दाखिल किया और उसके बाद इनके टेस्ट करवाए और जितने मरीज़ इन्होंने जिन पे इनको शक था उसमें तकरीबन 70% पेशेंट ऐसे थे जिनमें ये बीमारी निकली और उनका बर वक्त इलाज किया गया और सब सेहतयाब होकर जा चुके हैं। लेकिन एक मरीज़ हमारा ज़रूर ऐसा था कि जो लेट स्टेज में आया, उस वक्त उसके दिमाग की सोजिश उसको हो गई थी और वो बहकी बहकी बातें कर रहा था और डिसोरिएंटेड था।
जैसे सेमी कोमाटोज कह सकते हैं आप, तो और साथ उसकी चेस्ट के भी इश्यूज थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मैनेज किया गया और वो खातून भी ठीक होके जा चुकी है। अच्छा, इसका सबसे डेंजरस सिम्टम कौन सा हो सकता है, जिसमें मतलब अगर हम इनिशियल सिम्टम्स की पहले बात करते हैं तो मुझे बताएं कि किन सिम्टम्स में जो है पेशेंट्स को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लेकिन जब सांस की तकलीफ़ हो जाए ना, किसी भी बीमारी, मैं आपको ये बताऊँ, खा वो बुखार है, नज़ला है, जब सांस लेने में दुश्वारी हो और आदमी जो है ना वो महसूस करे कि उसका सांस या निकल नहीं रहा या और उस सांस लेता है और सही तरह लिया नहीं जा पा रहा और उसके हाथ पांव नीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी ऑक्सीजन में कमी आ गई। ये ऐसा साइन है जिसके फ़ौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए। और ये किसी बीमारी में भी हो सकता है, ये मीज़ल्स में भी हो सकता है, ठीक है, ये कोविड में भी हो सकता है, ये फ्लू जो सुपर फ्लू है उसके अंदर भी हो सकता है, इस बीमारी में हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं वो लंग्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब आपको सांस लेने में दुश्वारी होना, और जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एयर हंगर, जब वो होना, दैट इज़ द टाइम कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ। और जब ये गदूद ये गर्दन की इस जगह पे नमूदार होना शुरू हो जाएं, या जिसको अक्सर आपने सुना होगा कि लोग टॉन्सिल्स कहते थे कि मेरे टॉन्सिल फूट गए, तो वो जो टॉन्सिल असल में होता तो अंदर है, टॉन्सिल अंदर तो फूलता है, बाहर वो एक गदूद नमूदार होता है, वो टॉन्सिल नहीं होता, वो गदूद होता है। जब इस तरह की चीज़ आपको महसूस हो, वो भी टाइम है कि आप फ़ौरन आएँ। और रैश, सबसे पहले मैं कहूँगा मॉन्की पॉक्स के हवाले से, जब रैश आ जाए तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है। और रैश 3-4 बीमारियों में ही आता है, जिसमें मॉन्की पॉक्स जो है एक बीमारी है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे अभी 5 हमने सुना है कि 5 केसेस जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, तो क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है या मज़ीद बढ़ने के इसके चांसेस हैं या इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा? जी, मैं समझता हूँ कि अगर 5 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, ये ज़्यादा होंगे। देखिए, जो रिपोर्ट होते हैं ना, उसको आप मेरे ख्याल में कम से कम 20 से मल्टीप्लाई करें, कम से कम 20 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो चीज़ रिपोर्ट होती है ना, वो तो आ गई मरीज़ जो आया, जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको हुआ और नहीं आए। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें 98% पेशेंट्स को कुछ नहीं होता, अपने आप 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। रैश भी ख़त्म हो जाता है, ये गदूद भी ख़त्म हो जाते हैं, बुखार भी ख़त्म हो जाता है, तो वो कई लोग इलाज भी नहीं कराते ठीक। अब वो जो मरीज़ हैं जो ठीक हो रहे हैं ना, वो ये बीमारी आगे लगाते हैं, क्योंकि ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती है, कांटेक्ट के साथ फैलती है, उसके कपड़ों से कोई और कोई कपड़े पहन ले उसको लग जाएगी, ठीक है, तो वो फैला रहे हैं और उनका भी हल्का बुखार। देखिए, इसमें एक और बात बताऊँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ रैश तक पहुँचे। कोई बुखार के वक्त ही ठीक हो गया, कोई रैश के बाद ठीक हो गया, कोई गदूद के बाद ठीक हो गया। बस वो मरीज़ जिनको सांस की बीमारी हुई या उनके ब्रेन में इनका एंफेलाइटिस हो गया, आँख पे भी ये इफ़ेक्ट करती है, इससे बीनाई भी जा सकती है। जब ये सूरत हाल होना, तो वो तो ख़तरनाक सूरत हाल। इससे पहले लोग जो है ना ठीक होते हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, ये हमने कोरोना में भी देखा, बाकी बीमारियों में भी देखा जो वायरस से होती हैं, आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, अच्छे आपके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त है, आप अच्छा खाते पीते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स अच्छी लेते हैं, उनमें तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और गरीब गुरबा लोग जो हैं, जिनकी वैसे ही कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रेट होने के ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये वबा की तरह फैलेगा या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? मैडम, मैं यही बता रहा हूँ, ये वबा की तरह फैल सकता है, इसके अंदर टेंडेंसी है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ी सर्वेलेंस की ज़रूरत है एयरपोर्ट्स के ऊपर, और उसके बाद ट्रैवलर जितने भी हैं उनका भी चेक होना चाहिए। और पब्लिक अवेयरनेस, ये जो आप काम कर रही हैं आवाम को बताने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल के दिनों के अंदर वो बुखार जो 3 से 4 दिन से तजावज़ कर जाए, जिस्म टूटता हुआ हो, ठीक है ना, उसको फौरी तौर पे कुछ ना कुछ जाके डॉक्टर से चेक करवाएं। और खुदा ना खास्ता रैश अगर आ गया तो फिर तो लाजमी अपने करीब तरीन सरकारी अस्पताल में जाएं और वो आपका एक टेस्ट करेंगे और उससे पता चल जाएगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है तो मॉन्की पॉक्स है। अच्छा, आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या इनफ स्पेस है कि हम आइसोलेशन, अगर अल्लाह ना करे केसेस बढ़ते हैं, तो उसको हम जो है उस पर कंट्रोल कर लेंगे? मैडम, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, ये बढ़ नहीं मार रहा, फड़ नहीं मार रहा कि ये हमारा इदारा है, मैं उसका सरबराह हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पंजाब में काम किया है। मैं समझता हूँ
कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लाइट 1 हॉस्टल में जितनी अच्छा आइसोलेशन वार्ड है ये पूरे पंजाब में किसी जगह नहीं है, और हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हम 40 से 50 मरीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की एक वबा आई थी और पूरे पंजाब में फैली थी, और ये हमारा इदारा था जिसने इसको फेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी जानें बचाईं, और उसकी वाहिद वजह ये थी कि हमारा जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है आइसोलेशन वार्ड मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे पास यूनिवर्सिटी में ये डाटा मौजूद है कि कौन सा पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ और उसकी क्या वजह थी? जी जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट हुआ है जी तकरीबन कोई मुझे अभी एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, ये कोई 12-13 दिन पहले रिपोर्ट हुआ है। 2 बीबियाँ थी, एक का नाम शायद नौरीन था और दूसरी का मुझे अब याद नहीं आ रहा, ऑफ हैंड आपने पूछ लिया है, और एक सरगोदा से आई थी और एक फैसलाबाद से आई थी, और दोनों की हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट हमें नहीं मिली, लेकिन उसमें एक खातून जो थी उसके मियाँ जो थे वो बाहर के मुल्क से, ऑस्ट्रेलिया से शायद आए हुए थे, और उसे शुबा हुआ था, लेकिन ये दोनों ख़वातीन दाखिल हुई, इन पे हमने सस्पेक्ट किया और वो प्रूव हुई, हमने उनको एडमिट किया, 3-4 दिन के बाद वो ठीक होकर घर चले गए। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप कोई आवाम को मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आवाम को एक ही मैसेज देता हूँ कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये अल्लाह ताला के एक बहुत खूबसूरत अतिया है, बहुत खूबसूरत इनाम है, इसका ख्याल करें, और सबसे पहले तो अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं। देखें, बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त ठीक नहीं है ना, तो आपको फ्लू भी आप पे असर करेगा, सुपर फ्लू भी असर करेगा, मीज़ल्स भी आके लगेगा, स्मॉल पॉक्स भी लगेगा, हर चीज़, क्योंकि ये पूरी फ़िज़ा जो है ना ये वायरसेस से भरी हुई है, बैक्टीरिया से भरी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ख़ास तौर पे आजकल के ये स्मॉगी सीज़न के अंदर, क्योंकि ये जो स्मॉग जब फेफड़ों में जाती है तो ये फेफड़ों को बहुत मुतासर करती है, आपको इस बात का पता नहीं है, और जब स्मॉग नहीं होती तो डस्ट जाती है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो कांटेक्ट है ना अपना दूसरों के साथ, उसका बड़ा ख्याल करें कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, हाथ ज़रूर मिलाइए, लेकिन कोशिश कीजिए उस हाथ मिलाने के बाद आप जब खाना खाने लगें तो अपने हाथों को साफ़ करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा मैं कहूँगा एक्सरसाइज कीजिए, सादा खुराक खाइए, सुबह शाम बाहर निकल के वॉक कीजिए, और टाइम पे सोइए, टाइम पे जागिए, इस ज़िंदगी का बेहतरीन लुत्फ़ उठाइए, और परहेज़ कीजिए ये जंक फूड से जो हम खा रहे हैं, अनहेल्दी जो, और ख़ास तौर पे शुगर की वजह यह है कि जिन पे जो मरीज़ शुगर के होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये मॉन्की पॉक्स लगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो शुगर से बचने का वाहिद तरीका है एक्सरसाइज, डाइट में कम से कम मीठा, और ये वाइट पॉइज़न चीनी है इससे परहेज़ करें, मिठाइयाँ कम खाएं, और अपना बाकी चेकअप जो है ना रेगुलरली करवाइए। ब्लड प्रेशर आपका ठीक होना चाहिए, साल में 2-3 दफ़ा आप ब्लड शुगर कराएं। आपका वेट जो है ना वो वही होना चाहिए जो आपकी हाइट के मुताबिक है। और आजकल लोग गूगल पे दाएं बाएं सर्च कर रहे होते हैं, खुदा के लिए उस पर देखें कि मेरी हाइट जो है 5.5 फुट है या 6 फुट है, तो मेरा वज़न कितना होना चाहिए, साफ लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त 80% लोग ओवरवेट है, ठीक है, और तकरीबन 30 से 40% हैं जो इनको हम मॉर्बिडली ओबीस कहते हैं। ऐसा मोटापा है जो बीमारी लेके आता है। जितने मोटे लोग हैं उनका इम्यूनिटी लेवल भी कम होता है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल करेंगे तो बीमारी आपके पास ही नहीं फटकेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की मंकी पॉक्स के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्या अलामात हैं, किस हद तक ये ख़तरनाक साबित हो सकता है और इससे बचने के लिए कौन से एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमें करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ इंतज़ामिया के कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने जाना कि क्या हमारे हॉस्पिटल में वो सहूलियात मौजूद हैं जिससे हम इस वबा पे काबू पा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि जो सहूलियात हमारे पास हैं उससे हम जो है वो इस वबा पे काबू पा सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।